विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा यहूदियों और जिप्सियों पर किए गए अत्याचार इतिहास में दर्ज एक तथ्य है। फिर भी कुछ लोग इस कड़वे सच को नकार कर जी रहे हैं। यूरोप में उन्हें निषेधवादी कहा जाता है और यूरोप में एक निषेधवादी या नकारात्मकतावादी होना आसान नहीं है। निषेधवादी वो लोग होते हैं जो न केवल सच्चाई को मानते नहीं हैं, अपितु दूसरों को मानने से रोकते भी हैं। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने के अलावा जर्मनी जैसे कुछ देशों में तो यहूदियों के नरसंहार या होलोकॉस्ट को नकारना एक जुर्म है और पूरी तरह से अवैध है। लेकिन भारत में तो मानदंड ही बिल्कुल अलग है। भारत के संदर्भ में आप इन्हें पंचमक्कार भी कह सकते हैं। भारत के पंचमक्कार नकारात्मकतावादियों को न केवल सहन किया जाता है, बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें बुद्धिजीवी तक कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता है और अक्सर ये लोग सत्ता शक्ति के शीर्ष के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। एक बार जब उन्हें बुद्धिजीवी कहा अलंकृत कर दिया गया तो उन्होंने इतिहास को फिर से लिखना शुरू किया और न जाने कहां से हवा में ही सदियों की हिंदू मुस्लिम एकता की कहानियां घड़ दी। सच्चाई ये है कि 16वीं शताब्दी तक मुसलमानों की जीत का अर्थ हिंदुओं के लिए जीवन और मृत्यु का संघर्ष होता था। गांवों और शहरों को जला दिया जाता था, आबादी का नरसंहार किया जाता था, लाखों नागरिकों को बेरहमी से मार दिया जाता था और हजारों को गुलाम बना दूर अरब देशों में बेचने के लिए ले जाया जाता था। आक्रमणकारियों ने हिंदू खोपड़ियों के पहाड़ बनाए। हर नए आक्रमणकारी ने अपना पहाड़ बनाया। बहमनी सुल्तानों ने हर वर्ष 1 लाख हिंदुओं को मारने का नियम बनाया हुआ था। 1399 में तैमूर ने एक ही दिन में 1 लाख युद्ध बंदियों को काट डाला और अन्य मौकों पर भी लाखों लोगों की हत्याएं की। 1565 में विजयनगर की पराजय ने कर्नाटक के बड़े क्षेत्रों को वीरान कर दिया और इसी तरह के लाखों उदाहरण हैं। अमेरिकी इतिहासकार विल डुरंट ने इसे कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। भारत की इस्लामी विजय शायद इतिहास की सबसे रक्तरंजित कहानी है। यह एक हतोत्साहित करने वाली ऐसी कहानी है जिसका सार यह है कि सभ्यता एक अनमोल अच्छाई है जिसकी व्यवस्था और स्वतंत्रता, संस्कृति और शांति के नाजुक परिसर को किसी भी क्षण बर्बाद किया जा सकता है, बाहरी बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा भी और भीतर ही भीतर अपनी गिनती को गुणात्मक रूप से बढ़ा रहे देश के दुश्मनों द्वारा भी। अतीत की ये दर्दनाक घटनाएं जिन्होंने सनातन हिंदू सभ्यता को विलुप्त होने की कगार तक धकेल दिया है, फिर भी इस सभ्यता के उत्तराधिकारियों की सामूहिक स्मृति में इन घटनाओं को जगह नहीं मिलती, क्योंकि पंचमक्कार निषेधवादियों ने कभी इन घटनाओं को सत्यापित नहीं किया और झूठ के इस प्रपंच को संस्थागत रूप से प्रामाणिकता देने का श्रेय जिन पंचमक्कार निषेधवादियों को जाता है, उनके नाम इस प्रकार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मार्क्सवादी इतिहासकार। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन भारत के तथाकथित स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही शुरू हो गया था। कांग्रेस ने मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन उनकी ये रणनीति विफल हो गई, क्योंकि तब तक खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम समुदाय के बीच अलगाववादी प्रवृत्तियों को और तेज कर देश तोड़ने की ओर प्रेरित कर दिया था। उस समय तक कांग्रेस के नेता इतिहास के पुनर्लेखन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे, किंतु वे हिंदू मुस्लिम संबंधों के वास्तविक इतिहास को चुपचाप अनदेखा किए जाने को लेकर संतुष्ट थे। 1931 में कानपुर के सांप्रदायिक दंगों के बाद कांग्रेस की एक रिपोर्ट ने इतिहास की पुस्तकों की सामग्री को बदलकर दुश्मन की छवि को खत्म करने की सलाह दी। रिपोर्ट के अनुसार मुसलमान आक्रांताओं द्वारा भारत और भारतीयों पर किए नरसंहारों को, मंदिरों के तोड़ने को, गुलाम बनाकर बेचने को और तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन को, सब कुछ को अनदेखा कर दो और इसे भारत के ही इतिहास में कोई जगह न दो।
कांग्रेस के नेताओं की बात की पीढ़ियां स्पष्ट रूप से नकारात्मकता का दावा आज तक करती जा रही है। निषेधवाद का दूसरा प्रमुख स्रोत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जिसे प्राय पाकिस्तान का पालना के रूप में वर्णित किया जाता है या कहें पाकिस्तान की जन्मभूमि भी कहा जाता है। देवबंद स्कूल के अपने अत्यधिक रूढ़िवादी सहयोगियों के विपरीत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवियों को मुस्लिम शासकों के रक्तरंजित इतिहास के साथ मुस्लिम समुदाय के आधुनिकीकरण के अपने एजेंडे को साथ लेकर चलना मुश्किल लगा। 1920 के आसपास अलीगढ़ के इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने भारतीय धार्मिक संघर्ष के इतिहास को फिर से लिखने के लिए एक बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। इतिहास के उस संस्करण के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, हिंदुओं के वध, उनकी महिलाओं से बलात्कार और महिलाओं और बच्चों के अपहरण और उनको गुलाम बनाकर अरब देशों में बेचने और हिंदुओं के पूजा स्थलों के विनाश का वर्णन करने वाले इस्लामिक इतिहासकारों के मूल खातों को अतिशयोक्ति बताकर ऐसे किसी भी विवरण को हटा देना। दूसरा, इस्लामी आक्रांताओं के आक्रमणों और हत्याओं के पीछे के उनके धार्मिक संकीपन को छुपाने के लिए उनकी लूट और आक्रमणों को आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित बताना। तीसरा, भारत में इस्लाम की स्थापना के पीछे इस्लामी आक्रांताओं के आक्रमणों और हत्याओं की भूमिका को छुपाकर उसे स्वाभाविक रूप से उपजे धर्म की भांति दिखाना। ये तर्क ऐतिहासिक आलोचना की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते। हम इसे महमूद गजनवी के उदाहरण से देख सकते हैं, जिसने गुजरात, सिंध और पंजाब की भूमि को तबाह कर दिया था। लेकिन पंच मक्कारों ने उसे कैसे लिखा, ये देखिए। गजनवी तुर्क था, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से बर्बर तो बिल्कुल नहीं था। उसने कला और साहित्य को संरक्षण दिया और वो तो स्वयं भी एक अच्छा सुलेखक था। उसके अभियानों की बर्बरता का श्रेय उसके जातीय समूह को नहीं दिया और लिखा कि उसे भौतिक लाभ की परवाह नहीं थी। जबकि सच्चाई ये है कि उसने अपने रास्ते की समृद्ध मस्जिदों को अछूता छोड़ दिया और यहाँ तक कि एक बड़ी फिरौती के बदले एक प्रसिद्ध मूर्ति वापस देने के हिंदू प्रस्ताव को भी ये कहकर ठुकरा दिया कि वो कयामत के दिन एक मूर्ति बेचने वाले के रूप में नहीं, एक मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में पेश होना पसंद करेगा। नकारात्मकतावाद को अंतिम बढ़ावा मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा दिया गया, जिन्होंने भारत के शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों की बागडोर अपने हाथ में लेकर पार्टी लाइन के अनुसार इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया। वे नकारात्मकता को एक नए ही स्तर पर ले गए। बिपिन चंद्र जैसे मार्क्सवादियों के लिए सांप्रदायिकता कोई डायनासोर थोड़े ही था जो पुराने समय से चला आ रहा हो, जिसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से आधुनिक घटना है। और जैसे 1920 से पहले तो सांप्रदायिकता थी ही नहीं। उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि आधुनिक काल से पहले हिंदू या मुस्लिम जैसी कोई पहचान मौजूद थी। भारत में आज भी इतिहासकारों और लेखकों द्वारा मार्क्सवाद के काले जादू में डूबकर इतिहास को लिखा और पढ़ा जा रहा है और नकारात्मकता या निषेधवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह उम्मीद करना गलत होगा कि यह सब स्वाभाविक रूप से अपनी मौत आप मर जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अब यह एक सच्चाई का रूप ले चुका है और लोग इसी द्वारा प्रेरित पूर्वाग्रह के साथ इतिहास को देखते समझते हैं। यह उनकी आदत बन चुका है। जैसे माँ बाप का स्थान उनके बच्चे ले लेते हैं, ठीक वैसे ही निषेधवाद का स्थान अब मार्क्सवाद ने ले लिया है। और जब तक बड़े पैमाने पर कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जाता इतिहास पर इतिहासकारों के इस ऐतिहासिक गड़बड़ झाले को ठीक नहीं किया जा सकता, समाप्त करना तो दूर की बात है। इसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम सब पढ़ें और गंभीर रूप से सोचें, सच्चाई का सामना करने का साहस जुटाएं। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।